अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहर इक्तदार में बड़ा भौचाल है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और DGISI जनरल नदीम अंजुम के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा क्या 25 अक्टूबर के बाद भी चीफ जस्टिस रहेंगे और DGISI जनरल नदीम अंजुम क्या जाने वाले हैं या उनको एक और एक्सटेंशन मिलने वाली है। अहम तफसील इस वीडियो में मैं आप दोस्तों को आगे बताने वाला हूं। वीडियो आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले जस्टिस मंसूर अली शाह को बड़ा झटका लग गया है। मौलाना फजल रहमान ने इनकार कर दिया था आईनी तरमीम की हिमायत करने से, लेकिन अब मौलाना फजल रहमान ने दरमियान का रास्ता निकाल लिया है। और ये जो दरमियान का रास्ता निकाला गया है, उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह मुश्किल में पड़ जाएंगे। मौलाना फजल रहमान ने जो दरमियान का रास्ता दिया है, उसके बाद काजी फायज ईसा तो शायद चीफ जस्टिस ना रहे, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने के बावजूद भी ऐसे चीफ जस्टिस होंगे जिसके पास इख्तियार नहीं होंगे। यानी वो ऐसे चीफ जस्टिस होंगे जिसके पर काट दिए जाएंगे, दांत निकाल दिए जाएंगे और वो बतौर चीफ जस्टिस काम करते रहेंगे। मौलाना फजल रहमान ने वो जो नंबर गेम का खेल था, उसमें आखिरी मौके पर कह लीजिए हाथ कर दिया, या फिर जो हुकूमत थी उसको बैकफुट पे डाल दिया और वो जो आईनी तरमीम थी वो खटाई में पड़ गई, वो मंजूर ना हो सकी। अब मौलाना फजल रहमान ने जो दरमियान का रास्ता निकाला है, उससे विन विन सिचुएशन होने जा रही है। यानी हुकूमत जो है उसकी भी सुबकी नहीं होगी, वो भी कामयाब हो जाएगी। इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी भी मानी जाएगी। तहरीके इंसाफ, ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं, तहरीके इंसाफ जो है वो भी रजामंद हो जाएगी उन आईनी तरमीम पर जो कि मंजूर करवाई जाएंगी, और मौलाना की भी मान ली जाएगी। आखिर ये दरमियान का रास्ता है क्या। मैंने अपने घोड़े दौड़ाए, बाकायदा जराए से राब्ता किया और मैंने पूछा कि जो मौलाना है, क्योंकि मौलाना और जो आसिफ जरदारी हैं ये बड़े जीरक सियासतदान हैं, ये दरमियान का रास्ता निकालते हैं, जो इम्पॉसिबल होता है उसको पॉसिबल कर देते हैं। लिहाजा मौलाना फजल रहमान ने तजावीज दी हैं, अब हुकूमत उनसे रजामंद हो गई है। जो काजी फायज ईसा है, देखिए मामला ये था, जो इस्टेब्लिशमेंट थी काजी फायज ईसा से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट को ये फिक्र थी कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह है वो जो स्टेबिलिटी है, इस्तेहकाम है, उसमें रखना ना डालें। तहरीके इंसाफ जो पाकिस्तान में इंतशार बर्पा करने को तैयार है, इमरान खान अडियाला जेल में रह के भी पाकिस्तान में इंतशार फैला रहा है सोशल मीडिया के जरिए। इस्टेब्लिशमेंट का ये खदशा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनेंगे तो जो बातें हो रही थी कि हल्के खुल जाएंगे, इंतखाबात को कलअदम करार दे दिया जाएगा, शायद उस तरह के मामलात ना हो। इसीलिए दरमियान का रास्ता यह निकाला गया कि एक आईनी अदालत हो, जो भी आईनी मामलात हो उनकी सुनवाई वहां पर हो। जो वहां का जज होगा, चीफ जस्टिस होगा, वो उनकी सुनवाई करे, उसके साथ दीगर जजेस हो। और उसके लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का नाम आ रहा था कि उनकी रिटायरमेंट के बाद उन्हें वहां का जज लगा दिया जाएगा। अब जो मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने एतराज उठाया कि जो काजी फायज ईसा है, एक तो उनको चीफ जस्टिस उस आईनी अदालत का ना बनाया जाए जो इस्टेब्लिशमेंट थी, और जो हुकूमत है वो कहती है ठीक है चलें ऐसा कर लेते हैं। लेकिन जो आईनी अदालत की तश्कील है वो काजी फायज ईसा के लिए नहीं है। आईनी अदालत की तश्कील उन मामलात को निपटाने से है जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं और तमाम जजेस उसके पीछे लग जाते हैं, हेडलाइन उनकी बन रही होती है और पाकिस्तान गैर मुस्तहकम होता है। तो अब वो जो आईनी अदालत बनाई जानी है, मौलाना फजल रहमान ने दरमियान का रास्ता ये निकाला कि उसके जो जज की हद है वो आप 65 साल ही रखें, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज की है, उसको 68 साल ना करें। अब ये जो शिक है, अगर ये मान ली जाती है ये शर्त मौलाना की, तो जस्टिस काजी फायज ईसा जिनकी उम्र तकरीबन 65 साल है, वो तो रिटायर हो जाएंगे, वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे, लेकिन कोई और उस आईनी अदालत का चीफ जस्टिस बन जाएगा। किसी और के आईनी अदालत की चीफ जस्टिस बनने से जो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, उनके जो इख्तियारात हैं, वो जो आम नौइयत के केसेस हैं, फौजदारी, दीवानी और दीगर, उन तक उनके हद रह जाएगी। जो आईनी मामलात के केसेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं सुन सकेगी, वो जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं सुन सकेंगे। ये जो दरमियानी रास्ता निकाला है, इसमें जो तहरीके इंसाफ है वो भी रजामंद हो सकती है, क्योंकि तहरीके इंसाफ का जो एतराज है वो ज्यादा वो काजी फायज ईसा से है। यानी वो चाहते हैं कि काजी फायज ईसा इस सिस्टम में ना रहें, काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ना बने उस आईनी अदालत के, काजी फायज ईसा चले जाएं रिटायर होके, बाकी उन्हें सब कबूल है। यानी जस्टिस मंसूर अली शाह जो है, जिसको उन्होंने हीरो बनाया हुआ है, उसको भी वो उस हद तक जो है वो आगे लेकर नहीं जाना चाहते, उनसे उम्मीदें उतनी नहीं बांधना चाहते कि वही उनके मसीहा हो। तो ये दरमियान का रास्ता है, जरा बताते हैं, जो कि आने वाले दिनों में अपनाया जा सकता है और फिर विन विन सिचुएशन हो सकती है। काजी फायज ईसा के घर जाने के बाद
एक और जो अहम शख्सियत है वो DGISI जनरल नदीम अंजुम है। उनकी भी रिटायरमेंट हो गई है, बल्कि हो गई थी गुज़िश्ता साल। जो है वो 16 सितंबर को काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने से चंद दिन पहले, क्योंकि काजी फाइज ईसा 17 सितंबर 2023 को चीफ जस्टिस बने थे और जनरल नदीम अंजुम जो थे वो जो है वो 16 सितंबर 2023 को उन्हें 1 साल की तौसीह दे दी गई थी, एक्सटेंशन दे दी गई थी। अब जरा ये बताते हैं कि गुज़िश्ता जो पीर गुजरा है, 16 सितंबर गुजरी है, उस रोज उनकी जो 1 साल की तौसीह थी वो खत्म हो चुकी है, वो अब रिटायर हो चुके हैं। वो हालिया दिनों पे छुट्टियों में है DGISI। उनकी बेटी की शादी के हवाले से खबरें आती रही हैं, वो वहां मसरूफ हैं, लेकिन अगला जो DGISI है उसकी तैनाती होने वाली है। अब जनरल नदीम अंजुम जो थे बतौर DGISI, उनकी जो तैनाती थी वो एक बड़ा मुतनाज़ा मामला बना था। अगर आपको याद हो, नवंबर 2021 में 20 नवंबर 2021 को उन्हें बतौर DGISI लगाया गया था। हालांकि उन्हें 6 अक्टूबर 2021 को DGISI लग जाना था, लेकिन इमरान खान जो कि उस वक्त जनरल जो है वो कमर जावेद बाजवा और उस वक्त की जो फौजी क़यादत थी वो जनरल नदीम अंजुम को DGISI लगाना चाहती थी, लेकिन इमरान खान रिटेन करना चाहते थे जनरल फैज हमीद को। वो उसको खींच कर लेकर गए थे नवंबर तक, 20 नवंबर तक, और इस दौरान उन्होंने जनरल नदीम अंजुम का इंटरव्यू किया था। अब जनरल नदीम अंजुम पाकिस्तान की शायद जो स्पाई एजेंसीज हैं उनमें शायद वाहिदी जो है वो DGISI थे जो कि मीडिया पर नहीं आते थे। बाकायदा सरकारी मीटिंग्स में उन्होंने कहा हुआ था कि मेरी तशहीर ना की जाए, वीडियोस और तस्वीर को जारी ना किया जाए। उनकी वीडियो और तस्वीर जारी नहीं होती थी, लेकिन शायद DGISI जनरल नदीम अंजुम वो वाहिदी शख्सियत है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बतौर DGISI। जो साबिक DGISPR थे जनरल बाबर इफ्तिखार, उनके साथ उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान का झूठ था उस वक्त की फौजी क़यादत के हवाले से वो बयान किया। जनरल नदीम अंजुम ने, जो कि इमरान खान के साथ इंटरव्यू हुआ था बतौर उम्मीदवार DGISI, और इमरान खान ने जो उनसे पूछा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, जनरल नदीम अंजुम ने बताया था कि मईशत पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। तो इमरान खान का कहना था नहीं, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो पाकिस्तान की अपोजिशन है। यानी इमरान खान को उस वक्त PDM की हुकूमत से खतरा था, PDM से खतरा था, लिहाजा इमरान खान समझते थे कि जो DGISI हैं उन्हें सबसे बड़ा खतरा समझना चाहिए। ये वो बात थी जो जनरल नदीम अंजुम ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही थी। तो जनरल नदीम अंजुम जो है तहरीक इंसाफ बाकायदा उनको निशाना बनाती रही है, उनको हदफ बनाती रही है। जो इमरान खान है उन्हें बाकायदा अपनी तकरीरों में हदफ बनाते रहे हैं। वो खतरे की अलामत रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए। यानी काजी फाइज ईसा भी घर जा रहे हैं, जनरल नदीम अंजुम DGISI भी घर जा रहे हैं। तो अगला DGISI कौन बनने वाला है? अब जो 3 नाम आ रहे हैं वो भी बड़े दिलचस्प हैं, और ये जो तीनों नाम है ये मौजूदा आर्मी चीफ जनरल जो आसिम मुनीर हैं उनके कह लीजिए एतमाद के लोग हैं। जनरल नदीम अंजुम भी बड़े एतमाद के थे। बाकायदा जब जनरल आसिम मुनीर तैनात हो रहे थे बतौर आर्मी चीफ, उनको रोका जा रहा था, उनकी तैनाती को रोका जा रहा था। न सिर्फ इमरान खान रोक रहे थे बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा भी रोक रहे थे, वो लॉबिंग कर रहे थे। तो जनरल नदीम अंजुम जो है वो चाहते थे कि जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ बन जाए, और उन्होंने बतौर जो है वो एक ISI के उसमें बड़ा काम भी किया। बाद में जो 9 मई 2023 का मामलात हुए, उस वक्त जनरल जो आसिम मुनीर थे आर्मी चीफ, वो मुल्क में नहीं थे, वो ओमान में थे। यहां पर जो बलवाइयों ने पूरे एक मंसूबे के तहत फौजी तंसीबात पे हमला किया था, और मकसद ये था कि फौज के अंदर बगावत पैदा की जाएगी और फौज के अंदर से जो फौजी उठेंगे और आर्मी चीफ के खिलाफ बगावत करेंगे। तो उस बगावत के खिलाफ भी जो कह लीजिए कि उसको नाकाम बनाया था, वो जनरल नदीम अंजुम ने बतौर DGISI बनाया था। तो जनरल नदीम अंजुम का कह लीजिए बड़ा ताल्लुक रहा, और उस एतमाद के बाद ही सितंबर 2023 में उन्हें 1 साल की तौसीह दे दी गई थी आर्मी चीफ की जानिब से। जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर बतौर आर्मी चीफ उन्होंने मनसब संभाला, तो उन्होंने जो सबसे पहली तकर्री की थी, सबसे पहली तैनाती की थी, वो लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो शाहिद इम्तियाज की थी। उन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी लगाया गया था। और अब जो 3 नाम गर्दिश कर रहे हैं ISI की पोजीशन के लिए कि वो अगले DGISI हो सकते हैं, उनमें तीनों नाम ऐसे हैं जो कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के बड़े करीब हैं। मैंने बताया जनरल शाहिद इम्तियाज का नाम आ रहा है, जो कि 111 ब्रिगेड उनके मातहत आती है, और जब भी पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है कोर कमांडर रावलपिंडी और 111 ब्रिगेड का बड़ा कलीदी किरदार होता है। तो जनरल शाहिद इम्तियाज जो है वो अगले DGISI हो सकते हैं। एक और नाम जो सामने आ रहा है वो जनरल नोमान जिक्रिया का है। अब जनरल नोमान जिक्रिया जो है वो कोर कमांडर मंगला है। ये भी बड़ी अहम कोर है। कोर कमांडर मंगला को स्ट्राइक कोर कहा जाता है। और अहम बात यह है
کہ जो साबिक कोर कमांडर थे मंगला, लेफ्टिनेंट जनरल एमन बिलाल, उनको बाकायदा उन्होंने इस्तीफा दिया था। और जनरल एमन बिलाल थे, उनके भी तहरीके इंसाफ के साथ मुबैना तौर पे कहा जाता था कि उनके दिल में हमदर्दी है या फिर मौजूदा जो हाई कमान है उनके हवाले से उनके तहफुजात हैं, लिहाजा उन्होंने इस्तीफा दिया था। जनरल नुमान जिक्रिया को वहां पर कोर कमांडर मंगला तैनात किया गया था। इनका नाम जो है वो फेवरेट करार दिया जा रहा है 3 जनरलों में, जिनको DGISI लगाया जा सकता है। तीसरा जो नाम है ये भी बड़ा अहम है। जब 9 मई 2023 के बाद जब कोर कमांडर जो कह लीजिए लाहौर का घर था जिन्ना हाउस, उसको नजरे आतिश किया गया, तो उस वक्त वहां के जो कोर कमांडर थे फयाज गनी, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज गनी, उनको वहां से पोस्ट आउट कर दिया गया था, बाकायदा उनको हटा दिया गया। उसके बाद उनका क्या हुआ वो खबर सामने नहीं आई, लेकिन उनकी जगह जिनको लगाया गया सैयद लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, इनको कोर कमांडर लाहौर लगाया गया था। अब तीसरे नंबर पे जो DGISI का नाम आ रहा है उनकी फहरिस्त में, फेवरेट जिनको कहा जा रहा है, वो जो है वो कोर कमांडर लाहौर है, जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर, इनको जो है वो DGISI लगाया जा सकता है। तो ये तीनों जो है वो बड़े खास हैं जनरल आसिम मुनीर के। और बतौर DGISI आपको पता है कि DGISI जो होता है वो अंदरूनी मामलात में भी बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है, बैरूनी जो जारियत होती है उसकी जो इंटेलिजेंस होती है उसमें भी कलीदी किरदार अदा कर रहा होता है। तो फिर देखना है कि अगला जो DGISI है, क्योंकि जनरल शाहिद इम्तियाज जो है इनका नाम पहली मर्तबा सामने नहीं आया। सितंबर में जब जनरल नदीम अंजुम की रिटायरमेंट होने वाली थी, चंद दिन रह गए थे, उस वक्त भी जनरल शाहिद इम्तियाज का नाम आया था कि शायद उन्हें जो है वो DGISI बनाया जा सकता है। तो अब देखना है फाइनली वो DGISI बनते हैं या फिर किसी और को DGISI बनाया जाता है। ये खबरें भी आ रही हैं कि जो सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद हैं ब्रिगेडियर फहीम रजा, उनका भी तबादला कर दिया जाएगा, उनकी भी तब्दीली होने वाली है। तो जो तहरीक इंसाफ और इमरान खान है उनके लिए सिस्टम में कोई नरमी नहीं आने वाली, चाहे जनरल शाहिद इम्तियाज हो, जनरल नुमान जिक्रिया हो या जनरल जो है वो सैयद आमिर हो, इनके लिए नरमी आने वाली नहीं है। जो सिस्टम है उसको इस्तेहकाम लाने के लिए ये मामलात आगे बढ़ते रहेंगे और पाकिस्तान में इस्तेहकाम इंशाल्लाह आएगा। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी के निशान है वो आपने लाजमी दबाना है और वीडियो को लाइक जरूर करना है, नीचे कमेंट जरूर करना है। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।